Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आरटी का ये टॉपिक है और जैसा कि मैंने इसके 2 भाग पहले अपलोड कर दिए हैं, तो मित्रों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ उन दोनों पार्टों को देखिए। और वो कहाँ मिलेंगे आपको, मैंने एंड स्क्रीन में, जब वीडियो पूरा होता है तो एंड स्क्रीन में मैंने उनको लगा दिया है। तो मित्रों इतनी डिटेल से मैंने आपको यहाँ आरटी 2009 पढ़ाया है कि मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका रीट की भर्ती में बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो सी टेट की भर्ती हो, यूपी टेट की हो या एमपी टेट की हो या कोई अदर टेट की भर्ती हो, सभी में से, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपके प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आप पूरा टॉपिक पढ़ते हो तब बाहर नहीं जाएगा। मान लीजिए आपने ये पार्ट देख लिया और इसके बाद का पार्ट देखा ही नहीं, तो फिर मैं नहीं कह सकता। तो मित्रों शुरू करते हैं। मैंने आपको 3 निर्देश पढ़ा दिए हैं। चौथा निर्देश आता है सरकार संबंधी निर्देश। तो मित्रों इसको शुरू करते हैं कि सरकार संबंधी आरटी 2009 में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, और फिर विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधी जो निर्देश हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं मित्रों वीडियो को। पहला निर्देश आता है धारा 38 के अंतर्गत राज्य के समस्त बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य राज्य सरकार का है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि किस धारा के अंतर्गत समस्त बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य राज्य सरकार का है। तो आपका आंसर रहेगा धारा 38, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 2009 की ये बात है। इसके बाद में आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है, तो वहाँ पर आरटीई वर्तमान में लागू है। लेकिन 2009 की बात करें तो वहाँ पर 2009 में आरटीई लागू नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई छात्र प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाता है अथवा कक्षा 8 तक फेल हो जाता है तो यह माना जाएगा कि संपूर्ण शिक्षण तंत्र फेल हो गया। कितनी बड़ी बात है, देखो एक सोचने की बात है कि आरटी 2009 ये कहती है कि कोई बालक है अगर उसने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं की, मतलब कक्षा 1 से 8 तक, या फिर वो कक्षा 1 से 8 के बीच में किसी कक्षा में फेल हो गया, तो यहाँ पर वो छात्र फेल नहीं हुआ। फेल कौन हुआ? संपूर्ण शिक्षा तंत्र यहाँ पर फेल हो गया। देखिए इस बात को समझिए आप थोड़ा सा कि आरटी 2009 कहती है कि इतना बड़ा इन्होंने डिसीजन लिया कि बालक 8वीं तक फेल होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को दिया जाएगा। मैंने आपको विद्यालय संबंधी निर्देशों में बताया था कि प्रत्येक विद्यालय में, जो प्राइवेट स्कूल है, देखो गवर्नमेंट स्कूल में तो सभी बालकों को फ्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में जो 25% सीटें आरक्षित रहती है, उन 25% सीटों पर जो बालक प्रवेश लेते हैं उन बालकों का जो खर्च आता है, अब देखो आप तो बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हो बच्चों को, लेकिन उन बच्चों का खर्च कौन वहन करेगी? तो जो राज्य सरकार है संबंधित, जिसे राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कोई बच्चा इन 25% सीटों पर है तो उसका जो खर्च का वहन आएगा वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। और अगर कोई दूसरा राज्य है, संबंधित जो राज्य है, कोई सा भी राज्य हो सकता है, वो ही इन जो ये खर्चा आएगा बालकों की शिक्षा के ऊपर, उसका वहन राज्य सरकार ही करेगी। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों अगला इसमें क्या निर्देश आता है। देखिए अगला निर्देश है, राज्य सरकार समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करेगी बीच बीच में, कि जब भी राज्य सरकार को उचित लगता है उसके अनुसार बीच बीच में विद्यालयों का निरीक्षण भी वो कर सकती है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उचित रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। अगला देखेंगे, राज्य सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ये यो ही नहीं, ये के है, ये के लिए प्रयास करेगी। देखो आप सभी को पता होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, उनका किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये काम भी किसका है? ये काम भी राज्य सरकार का है
कि जो प्रत्येक सरकारी विद्यालय है उसमें समस्त पाठ्य पुस्तकें बच्चों को निःशुल्क मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था भी RTE 2009 के अंतर्गत की गई है। तो मित्रों, ये थी जो गवर्नमेंट संबंधी जो निर्देश है कि गवर्नमेंट को क्या क्या कार्य करना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है RTE 2009 में। इसके बाद देखने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन समिति संबंधी निर्देश कि जो SMC, आप सभी ने नाम सुना होगा SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो जो प्रत्येक विद्यालय में SMC का गठन किया जाता है वो उनमें क्या क्या तथ्य होते हैं, किस आधार पर गठन किया जाता है, उन जो समिति होती है उनमें कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की देखिए योग्यता क्या होती है, या फिर किस आधार पर उन सदस्यों का चयन किया जाता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मित्रों, बात करें कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति या SMC भी आप इसको कह सकते हो का गठन किया जाएगा, जिसके 2 भाग होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने भाग यहाँ पर बताए गए हैं? 2 भाग बताए गए हैं। तो पहला भाग क्या आता है? साधारण समिति या साधारण सभा जिसको कहा जाएगा। तो क्या होती है साधारण समिति या साधारण सभा? मित्रों, इसकी बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अर्थात 1 वर्ष में 4 बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो सभा होती है उसका जो कभी भी आप उसको बुला सकते हो, कभी भी उसका गठन कर सकते हो। आप यूँ है कि जो साधारण समिति है या साधारण सभा है उसकी बैठक आप कितने दिनों में बुलाते हो? अगर ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा कि प्रत्येक 3 माह में SMC की जो बैठक है, जो साधारण समिति है, साधारण सभा है, उसको बुलाना ज़रूरी है, या फिर 1 वर्ष में 4 बार, या फिर अगर कभी विशेष आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर भी SMC की बैठक आप बुला सकते हो। आगे बात करेंगे मित्रों, इस समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभिभावक होंगे, जबकि सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होगा। तो मित्रों यहाँ देखिए, अगर SMC में जो साधारण समिति है उसकी बात करें तो उसका जो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष उसका होता है अभिभावक। कोई से भी अभिभावक हो सकते हैं। अभिभावक का मतलब क्या? मित्रों, अगर अभिभावक की बात करें तो जो छात्र स्कूल में पढ़ता है उनमें से कोई किसी के भी माता पिता हो अगर उनको साधारण समिति में या SMC में सम्मिलित किया गया है तो उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है उसके पास सचिव का पद यहाँ पर इसमें होता है। किसका? सचिव का। इस समिति के माध्यम से ही कार्यकारिणी सदस्यों का चयन होता है। जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं उनका जो चयन किया जाता है जो साधारण सभा है उसके आधार पर ही किया जाता है। तो ये तो थी साधारण सभा। दूसरी देखेंगे कार्यकारिणी समिति। यहाँ पर कार्यकारिणी सदस्यों की बात की जा रही है। तो जो इसका दूसरा प्रकार है कि कार्यकारिणी समिति क्या होती है, तो यह मुख्य समिति है। इसकी बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन होती है। यदि अमावस्या के दिन अवकाश है तो बैठक आगामी कार्य दिवस पर होगी। जैसे ये फिक्स कर रखा है कि जो कार्यकारिणी समिति है उसकी बैठक कब होगी? प्रत्येक महीने में जो अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन यहाँ पर बैठक होती है। और अगर मान लीजिए कि अमावस्या के दिन कोई अवकाश है तो उसके अगले दिन यहाँ पर ये बैठक आयोजित की जाती है। कोई भी निर्णय 1/3 सदस्यों की सहमति या बहुमत से लिया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो निर्णय है, अगर निर्णय लेने की बात करें विद्यालय से संबंधित कोई सा भी निर्णय हो, 1/3 सदस्य मतलब जो 33% सदस्य है उनकी सहमति उस निर्णय में होना अति आवश्यक है। अगर 1/3 सदस्यों ने यह निर्णय दे दिया कि हाँ भाई ये कार्य किया जाएगा तो वहाँ पर ये कार्य किया ही जाएगा। आगे देखेंगे, इस समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं जिसमें 50% या 8 महिलाएं होना अनिवार्य है तथा 1 ST व SC सदस्य अनिवार्य है। देखिए मित्रों, जो कार्यकारिणी समिति है उसमें टोटल सदस्य कितने रहेंगे? 16 सदस्य रहेंगे। उसमें 8 महिलाओं का होना अति आवश्यक है। मतलब 8 का मतलब क्या हुआ
कि 50% जो सदस्य है वो लेडीज़ रहेगी और इनमें भी एसटी व एससी के एक एक सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा आरटी 2009 में उल्लेख किया गया है। इस समिति में 75% अभिभावकों की भागीदारी होती है, अर्थात कुल अभिभावक सदस्य 12 होते हैं। देखिए, जब भी इस बैठक का आयोजन किया जाएगा तो वहाँ पर 75% अभिभावक जरूरी है। अगर 75% अभिभावक वहाँ नहीं रहेंगे तो ये बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है। 75% का मतलब कितना है कि 16 सदस्यों में से यदि वहाँ पर 12 सदस्य उपस्थित रहते हैं तभी वो बैठक आयोजित की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है सभी के? नोट करके लिखा है मित्रों। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन 15 अगस्त से पूर्व हो जाना चाहिए प्रत्येक वर्ष में। ठीक है, जब भी विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है तो 15 अगस्त के पहले ही एसएमसी का गठन होना बहुत ही जरूरी है। और विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होता है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका पुनर्गठन होता है। कि जैसे मान लीजिए कि 2020 में अगस्त 15 के पहले कोई विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया तो यहाँ पर 2022 जब आएगी तो 2022 में वापस एसएमसी का गठन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में एसएमसी का गठन दोबारा किया जाता है और जो सदस्य होते हैं उनका पुनः निर्वाचन किया जाता है, वापस उन सदस्यों को चुना जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का रहता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आरटी 2009 ने ये कहा है कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति में जो सदस्य रहेंगे उनका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होता है, और अगर समिति के सदस्य चाहे तो बीच में ही इस समिति को भंग कर सकते हैं। तो मित्रों, ये आपका आरटी का टॉपिक पूरा हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो आपके सामने ये जो 2 वीडियो आ रहे हैं इनको जरूर देखें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।